सातवाहन, शक। सातवाहन, शक और कुषाण तीन महत्वपूर्ण राजवंश थे जिन्होंने प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया था। इन राजवंशों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सातवाहन, अवलोकन। सातवाहन एक दक्षिण भारतीय राजवंश थे जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। वे अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे और दक्कन क्षेत्र में एक स्थिर और समृद्ध राज्य की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। सातवाहन कला के संरक्षक थे और उन्होंने साहित्य, संगीत और नृत्य के विकास को प्रोत्साहित किया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसे वर्तमान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। वह शक और यवन आक्रमणकारियों को हराने के लिए भी जिम्मेदार था जिन्होंने साम्राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल दिया था। सकास, अवलोकन। शक एक मध्य एशियाई जनजाति थी जिसने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जो अब आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। शक अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे और भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध के नए हथियारों और तकनीकों को पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। सबसे प्रसिद्ध शक शासक माउस था, जिसने तक्षशिला में अपनी राजधानी स्थापित की और वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए राज्य का विस्तार किया। हालांकि शकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कला और वास्तुकला की इंडो ग्रीक शैली की शुरुआत थी, जिसका भारतीय संस्कृति पर स्थायी प्रभाव पड़ा। सातवाहन वंश। सातवाहन एक प्राचीन भारतीय राजवंश थे जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। वे अपनी सैन्य कौशल, प्रशासनिक कौशल और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। सातवाहन को भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक माना जाता है और भारतीय संस्कृति और समाज में उनके योगदान को आज भी महसूस किया जाता है। सातवाहन राजवंश, उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास। सातवाहनों की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है और उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह शिलालेखों और सिक्कों पर आधारित है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे उन लोगों की एक जनजाति थे जो भारत के दक्कन क्षेत्र में रहते थे और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्रमुखता से उभरे थे। दूसरों का मानना है कि वे एक ब्राह्मण परिवार थे जो उत्तरी भारत से दक्कन क्षेत्र में चले गए थे। सातवाहन वंश का सबसे पहला ज्ञात शासक सिमुक था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह 230 BC के आसपास सिंहासन पर बैठा था। सिमुक ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, जिसे वर्तमान महाराष्ट्र का पैथन माना जाता है। अगली कुछ शताब्दियों में सातवाहनों ने सैन्य विजय और पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। सातवाहन वंश संस्थापक। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुका ने की थी, जिसने लगभग 230 BC से 207 BC तक शासन किया था। उन्हें सातवाहन राजवंश का पहला राजा माना जाता है, जो शुरुआती दक्षिण भारतीय राजवंशों में से एक था। सातवाहन बौद्ध धर्म के संरक्षण और कई बौद्ध स्तूपों और अन्य स्मारकों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार मार्गों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके शासन में क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों का विकास हुआ। सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन राजवंश ने लगभग 230 BC से 220 ईस्वी तक वर्तमान भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। सातवाहन वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं। 1. सातवाहन वंश के शासक सिमुका 230-207 BC। उन्हें सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, वर्तमान महाराष्ट्र में पैथन में स्थापित की थी। 2. सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम, लगभग 180-160 BC। वह सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वर्तमान भारत के एक बड़े हिस्से तक किया। 3. सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, लगभग 106-130 E। वह एक शक्तिशाली शासक था जो अपनी सैन्य विजय और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 4. सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, लगभग 130-159 E। वह कला के संरक्षक थे और उन्हें कई महत्वपूर्ण स्मारकों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 5. सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी, लगभग 167-196 E। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसने सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया।
6. सातवाहन राजवंश के शासक विजया लगभग 207 to 223 ई. वह सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे और उनके शासनकाल ने भारतीय राजनीति में राजवंश के प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया। सातवाहन राजवंश सैन्य कौशल। सातवाहन अपनी सैन्य शक्ति और विशाल क्षेत्रों को जीतने और नियंत्रित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक दुर्जेय सेना थी जो अत्याधुनिक हथियारों और कवच से सुसज्जित थी और वे अपने दुश्मनों को हराने के लिए नवीन रणनीति अपनाते थे। सातवाहनों के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी थी जिससे उन्हें अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। सातवाहनों की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियों में से एक मध्य एशियाई जनजाति शकों की हार थी, जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के नेतृत्व में सातवाहनों ने शकों को कई युद्धों में हराया और उन्हें वापस मध्य एशिया में भागने के लिए मजबूर कर दिया। सातवाहन राजवंश प्रशासनिक व्यवस्था। सातवाहनों के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिससे उन्हें अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जो राजा द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा शासित होते थे। राज्यपाल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर एकत्र करने और प्रशासनिक मशीनरी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। सातवाहनों में भी कराधान की एक जटिल प्रणाली थी, जिसमें कृषि, व्यापार और व्यवसायों पर कर शामिल थे। उन्होंने इन करों से उत्पन्न राजस्व का उपयोग अपने सैन्य अभियानों और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किया। सातवाहन राजवंश कला और संस्कृति का संरक्षक। सातवाहन कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और उन्होंने अपने साम्राज्य में एक संपन्न कलात्मक और साहित्यिक संस्कृति का समर्थन किया। वे विशेष रूप से बौद्ध कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे और भारत में कई प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं और स्तूप सातवाहन काल के दौरान बनाए गए थे। सातवाहनों ने संस्कृत साहित्य के विकास को भी बढ़ावा दिया और विमलकीर्ति, हरिसेन और सर्वसेन जैसे प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों के काम का समर्थन किया। वे प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे और उनका दरबार अपने संगीत, नृत्य और नाटक के लिए प्रसिद्ध था। सातवाहन वंश का पतन। एस्टरिस्क सातवाहन राजवंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने लगभग 230 BC से 220 ईस्वी तक दक्कन क्षेत्र में शासन किया था। एस्टरिस्क ऐसा माना जाता है कि सातवाहन राजवंश का पतन कमजोर उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकार संघर्ष और आर्थिक और प्रशासनिक दक्षता में गिरावट जैसे आंतरिक कारकों के संयोजन के साथ साथ विदेशी शक्तियों के आक्रमण और हमलों जैसे बाहरी कारकों के संयोजन के कारण हुआ। एस्टरिस्क सातवाहनों के पतन में योगदान देने वाले प्रमुख आंतरिक कारकों में से एक उत्तराधिकार संघर्ष और कमजोर उत्तराधिकारी थे। सातवाहन के अंतिम महान शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की मृत्यु के बाद साम्राज्य उनके पुत्रों के बीच विभाजित हो गया, जिससे आंतरिक संघर्ष हुआ और राजवंश की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। एस्टरिस्क इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो गए और अंततः अलग होकर अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। एस्टरिस्क सातवाहनों के पतन में योगदान देने वाला एक अन्य कारक आर्थिक और प्रशासनिक दक्षता में गिरावट थी। एस्टरिस्क सातवाहन अपने कुशल प्रशासन, व्यापार और वाणिज्य और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। एस्टरिस्क हालांकि राजवंश के अंत में प्रशासन कमजोर हो गया और व्यापार और वाणिज्य में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। एस्टरिस्क विदेशी शक्तियों के आक्रमण और हमले जैसे बाहरी कारकों ने भी सातवाहन के पतन में योगदान दिया। एस्टरिस्क भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले शक, यवन और पहलवों ने सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। एस्टरिस्क इन विदेशी शक्तियों ने सातवाहन साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल दिया और उनके लगातार हमलों ने राजवंश को और कमजोर कर दिया। कुल मिलाकर आंतरिक और बाह्य कारकों के संयोजन ने सातवाहन राजवंश के पतन में योगदान दिया। केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, उत्तराधिकार संघर्ष, आर्थिक और प्रशासनिक दक्षता में गिरावट और विदेशी शक्तियों के हमलों ने इस एक बार के महान साम्राज्य के अंततः पतन में भूमिका निभाई। सातवाहन राजवंश विरासत। सातवाहनों ने भारतीय संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी विरासत को आज भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे देश में एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने में मदद की। उन्होंने संस्कृत साहित्य के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद की और प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों के काम का समर्थन किया। शक वंश। शक राजवंश प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक है। इसकी स्थापना पहली शताब्दी ईसा पूर्व में खानाबदोश शक जनजातियों द्वारा की गई थी, जिनकी उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी।
राजवंश ने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया जिसमें आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। शक राजवंश ने प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक वंश की उत्पत्ति। साका जनजातियां मूल रूप से वर्तमान कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्र से थी। वे खानाबदोश लोग थे जो अपने मवेशियों के झुंड के लिए नए चरागाहों की तलाश में भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए थे। वे आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बस गए। शक जनजातियां भयंकर योद्धा और कुशल घुड़सवार थी। उन्होंने उन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया जहां वे बस गए थे और धीरे धीरे स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गए। समय के साथ उन्होंने एक विशिष्ट संस्कृति और पहचान बनाई जिसे शक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। शक वंश के संस्थापक। माना जाता है कि शक राजवंश की स्थापना पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा खारवेल ने की थी। खारवेल कलिंग, वर्तमान ओडिशा, भारत का एक शक्तिशाली राजा था जो अपनी राजधानी कलिंगनगर, आधुनिक शिशुपालगढ़ से शासन करता था। वह अपनी सैन्य विजय और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। शक राजवंश प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक था और इसने वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। शक वंश के शासक। शक राजवंश इंडो-सीथियन शासकों का एक राजवंश था जिन्होंने लगभग 200 BC से 400 ईस्वी तक वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। शक वंश में कई शासक थे जिनमें शामिल हैं 1. शक वंश के शासक माउज, लगभग 90 BC। वह शक वंश का पहला ज्ञात शासक था जिसने उत्तर पश्चिम भारत में इंडो-सीथियन क्षेत्रों को समेकित किया। 2. शक वंश के शासक वोनोन्स, लगभग 75-65 BC। वह माउस का उत्तराधिकारी था और उसने शक शासन का पूर्व की ओर उत्तरी भारत में विस्तार किया। 3. शक वंश के शासक अज़ेज़ प्रथम, लगभग 5812 BC। वह सबसे महत्वपूर्ण शक शासकों में से एक थे जिन्होंने उत्तरी भारत में शक शासन को मजबूत किया और अपने नाम के साथ कई सिक्के जारी किए। 4. शक वंश के शासक अज़िलिसेस, लगभग 12 BC 10 ईस्वी। वह अज़ेज़ प्रथम का पुत्र था और उसके बाद सिंहासन पर बैठा। 5. शक वंश के शासक ज़ियोनिस, लगभग 10 to 35। वह अज़िलिसेस का उत्तराधिकारी था और पंजाब क्षेत्र में पाए गए अपने सिक्कों और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। 6. शक वंश के शासक खारहोस्टेस, लगभग 10 to 20। वह ज़ियोनिस का समकालीन था और वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। 7. शक वंश के शासक कनिष्क, लगभग 127 to 150 E। वह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक और प्राचीन भारत के महानतम राजाओं में से एक था। उन्होंने उत्तर भारत में शक शासन का और विस्तार किया और उन्हें बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 8. शक वंश के शासक वासुदेव प्रथम, लगभग 192 to 225 E। वह कनिष्क का उत्तराधिकारी था और उसने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक छोटे क्षेत्र पर शासन किया था। शक वंश का उदय। शक राजवंश की स्थापना एक शक राजा माउज ने की थी जिसने वर्तमान पाकिस्तान में गांधार क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। माउस का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अज़ेज़ प्रथम हुआ जिसने शक साम्राज्य का और विस्तार किया। अज़ेज़ प्रथम एक शक्तिशाली शासक था जिसे 78 E में शक युग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शक राजवंश कनिष्क प्रथम के शासन के तहत अपने चरम पर पहुंच गया, जो प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक था। कनिष्क प्रथम कला और विज्ञान का संरक्षक था और उसने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें चौथी बौद्ध परिषद के आयोजन का श्रेय दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क प्रथम भी एक महान योद्धा था और उसने शक साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। उनके शासन ने शक राजवंश के चरम और उसकी शक्ति और प्रभाव की ऊंचाई को चिन्हित किया। शक वंश का पतन। शक वंश का पतन एक जटिल विषय है क्योंकि शक वंश की कई शाखाएं थीं जिन्होंने अलग अलग समय में मध्य एशिया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। हालांकि शक वंश के पतन में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक सफेद हूनों का आक्रमण था, जिन्हें हेफ्थलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत हून मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे जिन्होंने 5 शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। वे भयंकर योद्धा थे जो क्रूरता और विनाश के लिए जाने जाते थे।
एस्टरिस्क उन्होंने मध्य एशिया और भारत में धावा बोलकर शक वंश सहित कई राज्यों को जीत लिया और नष्ट कर दिया। एस्टरिस्क जो शक शासक श्वेत हूनों के आक्रमण से बचने में सफल रहे, वे संघर्ष के कारण कमजोर हो गए और राजवंश की शक्ति में गिरावट आई। एस्टरिस्क शक वंश के पतन में योगदान देने वाले अन्य कारकों में आंतरिक संघर्ष, आर्थिक गिरावट और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय शामिल था। अंततः शक राजवंश अन्य क्षेत्रीय शक्तियों जैसे भारत में गुप्त साम्राज्य में समाहित हो गया। हालांकि शक राजवंश की विरासत इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों जैसे अजंता और एलोरा के प्रसिद्ध बौद्ध गुफा मंदिरों में जीवित रही। शक वंश की विरासत। शक राजवंश ने प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके शासन के कारण उपमहाद्वीप की स्थानीय संस्कृतियों के साथ शक संस्कृति का समावेश हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक अद्वितीय इंडो शक संस्कृति का उदय हुआ। शक राजवंश ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजवंश के शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और उन्होंने इसकी शिक्षाओं और दर्शन को बढ़ावा दिया। इसके कारण शक साम्राज्य में कई बौद्ध मठों और स्तूपों की स्थापना हुई। शक युग, जिसे 78 ई में अज़ेज़ प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था, आज भी भारत और नेपाल के कई हिस्सों में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है। शक संवत को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए आधिकारिक कैलेंडर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। शक राजवंश ने प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासन से एक अद्वितीय इंडो शका संस्कृति का उदय हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक राजवंश की विरासत अभी भी भारत और नेपाल के कई हिस्सों में महसूस की जाती है और भारतीय इतिहास और संस्कृति में उनके योगदान को कम करके आंका नहीं जा सकता है।